मैं गोपाल सोमानी और आज की इस वीडियो में हम कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम एक और टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है कंसोलिडेशन केस ऑफ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर के केस में हम कैसे कंसोलिडेशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जॉइंट वेंचर होता है क्या है। तो अगर आपने मेरे स्टार्टिंग के वीडियो देखे होंगे तो उसमें जो पहला वीडियो है कंसोलिडेशन का, उसमें मैंने बताया था डेफिनेशन और बेसिक कंसेप्ट। तो मैंने बताया था कि जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होता है। तो जॉइंट वेंचर में जनरली क्या होता है, एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है। कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग टू और मोर पार्टीज। तो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है जिसके अकॉर्डिंग टू और मोर पार्टीज कोई कंट्रोल करती है कोई ऑपरेशन, मतलब कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरी आउट करती है। एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होगा, उसमें क्या होगा, दो या ज्यादा पार्टी होगी, वो मिलकर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। तो वो जनरली जॉइंट वेंचर कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट से ही फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये तो ही बेसिक डेफिनेशन। अब जॉइंट वेंचर के टाइप क्या होता है, तीन टाइप का होता है। तो पहला है जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन, सेकंड है jointly controlled asset, तीसरा है jointly controlled entity। तो अब देखो, वैसे तो ये नाम से ही क्लियर है कि इनका मतलब क्या होता है। jointly controlled entity का मतलब क्या होता है, एक नई एंटिटी होती है, सेपरेट एंटिटी। मतलब ए और बी दो कंपनीज है, दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करके जॉइंट वेंचर बनाते हैं और एक नई एंटिटी फॉर्म होती है एबी लिमिटेड। तो इस केस में क्या होता है, ये एक एंटिटी है और ये दोनों मिलकर इसको जॉइंटली कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो जो जॉइंट वेंचर होता है वो होता है जॉइंटली कंट्रोल एंटिटी, ठीक है। जॉइंटली कंट्रोल एसेट क्या होता है, ए लिमिटेड है बी लिमिटेड है, दोनों मिलकर कोई एसेट बनाते हैं। एसेट होती है जो जिसमें कुछ हिस्सा ए का होता है, कुछ हिस्सा बी का होता है, और इससे वो कोई रेवेन्यू जनरेट करते हैं। कोई भी, जैसे कोई ऑयल पाइपलाइन हुई, ठीक है, जिसमें इन दोनों का हिस्सा होता है, मतलब इन दोनों ने मिलकर बनाई होती है, तो और उसको रेंट पे देते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है, तो जो भी रेवेन्यू होती है दोनों आपस में शेयर कर लेते हैं। तो ये एसेट दोनों कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो होता है जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट। तीसरा है जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन। अब जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन क्या होता है, इसमें कोई प्रोसेस होता है। सपोज कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट बनाना है जिसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, और सपोज उसका कुछ पार्ट ए बनाता है कुछ पार्ट बी बनाता है, तो दोनों मिलके एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। उसमें वो डिसाइड करते हैं, ठीक है, हम दोनों मिला के हम दोनों मिलके प्रोडक्ट बनाएंगे, क्योंकि कुछ पार्ट उसका ए बनाता है कुछ बी बनाता है, तो वो दोनों एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम दोनों मिलके बनाएंगे और जो भी रेवेन्यू होगी वो शेयर कर लेंगे। तो ये जो होता है, इसमें कोई न तो कोई लीगल एंटिटी होती है सेपरेट, सब बस एक प्रोसेस को वो डिवाइड कर लेते हैं, ओके, कि ये पार्ट मैं करूंगा, ये पार्ट ये करेगा, और रेवेन्यू जो होगा शेयर कर लेंगे। तो होता है जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन। इसमें मतलब एसेट लायबिलिटी इनकी खुद की होती है सब चीजें, ठीक है। तो ये तीन है। तो हमारा जो फोकस रहेगा वो इस पे रहेगा, जॉइंटली कंट्रोल एंटिटी पे। तो हम देखेंगे कि कंसोलिडेशन कैसे होता है इस केस में। जस्ट अ मिनट। तो अब हम देखते हैं कैसे होता है कंसोलिडेशन। तो जॉइंट वेंचर के लिए AS27 है, और जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी के लिए जो मेथड वो बताता है वो होता है प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन। प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन मेथड। अभी हम देखेंगे कि क्या मेथड है और क्या क्या प्रोसेस होता है। तो देखो, मेनली जो इसका जो प्रोसेस है वो सेम है जैसे होल्डिंग सब्सिडियरी केस में होता है, वैसे ही होता है।
मतलब सबसे पहले हमें प्री और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। प्री और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे मतलब, और उसमें हमारा वेंचर का कितना हिस्सा है, वेंचरर मतलब सपोज ये एबी लिमिटेड एक जॉइंट वेंचर है, ठीक है, और इसमें ए का हिस्सा है, बी का हिस्सा है, ठीक है। तो सपोज हम ए कंपनी की बात कर रहे हैं, तो सपोज इसका हिस्सा है 50%। तो अब जब हम ए की बुक्स में कंसोलिडेशन करेंगे तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा एबी लिमिटेड का प्री और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है। प्री और पोस्ट जो भी है उसमें ए का कितना हिस्सा है, जैसे हम कंसोलिडेशन में करते थे कि होल्डिंग कंपनी का कितना हिस्सा है। तो पहले प्री और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट निकाल देंगे, फिर हमें कैलकुलेट करना है गुडविल और कैपिटल रिजर्व। और गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेम वही तरीका होता है कि हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है माइनस शेयर इन कैपिटल, मतलब इसकी कैपिटल में जॉइंट वेंचर कैपिटल में हमारा हिस्सा कितना है माइनस शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, जैसे उसमें करते हैं सेम वैसे ही तरीका है, ठीक है। इस तरह से हमारा कैपिटल रिजर्व और गुडविल कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। और फिर कोई भी मतलब अच्छा अगर कोई भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट में जितना इसका हिस्सा है वेंचरर का मतलब ए का, एडजस्ट करना है हमें, एडजस्टमेंट फॉर वेंचरर शेयर। वेंचरर मतलब इसका ए का जितना भी हिस्सा है उसका एडजस्टमेंट करना है। वो किसमें से करना है, वो हमें जब पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट करते हैं ना, जब हम पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ये हमने जो कैलकुलेट किया है उसमें से हम वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट घटाए थे। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट मतलब अगर इन दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होता है स्टॉक का और वो स्टॉक बचा हुआ रहता है ईयर एंड पे, तो उस स्टॉक में जो भी प्रॉफिट है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है उसमें ए का जो भी हिस्सा है वो हमें एडजस्ट करना है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट की कैलकुलेशन में, ठीक है। तो ये जैसे हम उसमें करते हैं होल्डिंग सब्सिडी में प्री और पोस्ट डिसाइड कर लो, प्री का यूज करो गुडविल की और कैपिटल कैलकुलेशन में, और जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करो, और वो उसमें फिर जब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करेंगे तो सॉरी फोर्थ जो पॉइंट है उसमें है कंसोलिडेटेड पी&एल। तो कंसोलिडेटेड पी&एल मतलब क्या होता है, इसका ए का मतलब वेंचर का खुद का प्लस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में हमारा हिस्सा और माइनस करते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट में कुछ। तो ये एक बेसिक कैलकुलेशन होती है। अभी मैं एग्जांपल ये मैंने लिख रखा है, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये तो कुछ कैलकुलेशंस होती है। अब प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन का क्या मतलब हुआ, प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन मतलब जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे कंसोलिडेटेड, ठीक है। तो अब हमें अगर हम ए के लिए कंसोलिडेशन बना रहे हैं तो ए बी के इसकी असेट और लायबिलिटी में जितना परसेंटेज हमारा बिलोंग करता है, ए का जितना भी परसेंट होता है उतना परसेंट हम उसके एसेट और लायबिलिटीज ले लेंगे। मतलब ए बी की बुक्स में आ रहा है सपोज फिक्स्ड एसेट आ रहा है 100 रुपए, ठीक है। अब इसमें ए का हिस्सा कितना है 50%, तो 50% हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो प्रोपोर्शनेटली लाइन बाय लाइन जॉइंट वेंचर की जो भी एसेट और लायबिलिटी है वो हम लाइन बाय लाइन उसमें से जो भी वेंचरर का हिस्सा है वो हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो कहते हैं प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड, मतलब प्रोपोर्शनेटली हम ऐड करते जाते हैं। तो अभी मैंने यहाँ एग्जांपल लिख रखा है, अभी इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ हमें बैलेंस शीट दे रखी है एक्स लिमिटेड की और जेड लिमिटेड की, शेयर कैपिटल, रिजर्व, डिबेंचर, करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट। यहाँ पे एक्स ने एक्वायर किए थे 50% शेयर्स इन जेड लिमिटेड जो उसकी जॉइंट एंटिटी है। एट द टाइम जेड के रिजर्व थे 1900, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा होता है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है 1900, ठीक है। दूसरा हमें कैलकुलेट करना होता है गुडविल या कैपिटल रिजर्व,
तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दे रखी है 2000, ठीक है, माइनस अब उसकी शेयर्स में हमारा कितना हिस्सा है, 1000 है, 50% शेयर है, 50% मतलब 500, ठीक है। और रिजर्व, प्री एक्विजिशन रिजर्व थे 1900, तो 1900 में हमारा हिस्सा कितना है 50%, तो वो भी 50%, वो कितना हुआ 950, ठीक है। तो ये टोटल है हमारे 1450, तो ये हमारा 550 की होगी गुडविल। गुडविल क्यों, क्योंकि इसकी टोटल वैल्यू थी 1450 और हमने इन्वेस्टमेंट किया 2000 का, तो हमने ज्यादा इन्वेस्ट किया तो ज्यादा पैसे हमने गुडविल के लिए दिए हैं, तो वो गुडविल हो गई, ठीक है, गुडविल की कैलकुलेशन हो गई। तीसरा है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो 1900 था प्री एक्विजिशन और बैलेंस शीट डेट को है 2000, तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है 100 रुपए का, और उसमें एक्स लिमिटेड का कितना हिस्सा है 50%, 50 रुपीज, ठीक है। और लास्ट में हम देखते हैं ये हमारा कंसोलिडेटेड पीएनएल कितना होगा। तो उसमें एक्स का खुद का पीएनएल है 3450 प्लस उसे वेंचर जॉइंट वेंचर से कितना मिला है 50, तो टोटल हो गया 3500, ठीक है। अगर इसमें कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता, ठीक है, अगर कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का एडजस्टमेंट होता तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट में एक्स का जितना भी हिस्सा होता वो हम इधर से लेस कर देते हैं, ठीक है, कंसोलिडेटेड पीएनएल कैलकुलेशन में से। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं, तो कंसोलिडेशन बैलेंस शीट में अब फिक्स्ड एसेट एक्स की खुद की तो आई जाएगी 6500, ठीक है। और जेड में अब यहाँ पे होता है प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन, मतलब अब जेड की इस एसेट में हमारा प्रोपोर्शन कितना है, मतलब एक्स का प्रोपोर्शन कितना है 50%, तो 50% ऐड हो जाएगा 2000, तो 50 से हो जाएगी 8500, ठीक है। इसी तरह से करंट एसेट 3500 तो वो खुद की है ही, और इसमें हम एक्स का कितना हिस्सा है 50%, तो हुआ 1500, तो ये हो गया 5000, ठीक है। अब ये इन्वेस्टमेंट यहां से हट जाएंगे जैसे हम कंसोलिडेशन में करते हैं होल्डिंग सब्सिडियरी केस में, और गुडविल है वो आ जाएगी, तो गुडविल कितनी है 550, ठीक है। अब इस साइड में करंट लायबिलिटी तो हमारी है 4550 और उसकी है 2500, तो 2500 में हमारा हिस्सा कितना है 1250, 50%, तो 1250 ऐड करेंगे 5 डिबेंचर सेम 2000 और इसमें 50% 2750 हो जाएगा। रिजर्व, तो रिजर्व हमने कैलकुलेट कर ही लिया है, कंसोलिडेटेड पीएनएल या रिजर्व, ठीक है, 3450 हमारा था। और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में उसके पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में हमारे साथ 50 था, तो ये हो गया 3500, और शेयर कैपिटल हमारी खुद की। तो इस तरह से हमें कंसोलिडेशन करना है। प्रोपोर्शनेट मतलब जितना हमारा इतना हिस्सा है वेंचर में, जॉइंट वेंचर में, उतना उतना ऐड करते जाओ एसेट और लायबिलिटी में, और बाकी जो कैलकुलेशन है सेम जैसे होल्डिंग सब्सिडियरी केस में होता है वैसे ही होती है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेके मैंने बताया ताकि एक बार आपका बेसिक कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाए। तो आप एक बार जब क्वेश्चन करेंगे इसके तो उससे आपको और ज्यादा मतलब अगर कोई ट्रिकी पॉइंट आता है तो आपको और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन करेंगे, आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। आई होप आपको एक बार ये बेसिक सारा क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम कंसोलिडेशन करते हैं जॉइंट वेंचर केस में, ठीक है। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछें, और आपको पसंद आ रहे हैं मेरे वीडियो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।